नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में जो दूसरी कविता है पतंग, उस कविता की व्याख्या करेंगे। इस कविता के कवि आलोक धनवा हैं। आलोक धनवा का जीवन परिचय हमने पहले कर लिया है। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में से ली गई है। यह कविता पूरी कविता नहीं होकर पतंग नामक कविता का एक अंश मात्र है। इस कविता में कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंग, उल्लास तथा खुशियों का मनोहरी चित्रण किया है, मन को हरने वाला वर्णन किया है। यह कविता दृश्य और सूर्यबिंबों के लिए प्रसिद्ध है। इस कविता में कवि कहता है, क्या कह रहा है कि बड़ा ही सजीव वर्णन किया है प्रकृति का, साथ में मानविक अलंकार भी है। तो कवि कह रहा है, सबसे तेज बौछारों गई भादो गया, कि जो भादो का महीना होता है हमारे संस्कृति अनुसार वो वर्षा ऋतु में माना जाता है, कि जो भादो का महीना बीत गया है, यानी कहने का भाव क्या है कि जो मूसलाधार वर्षा हो रही थी वो बंद हो गई है, सवेरा हुआ, एक नवीन सवेरा हो गया है। कहने का अर्थ क्या है कि जो आकाश था, जो सावन और भादों में बादलों से भरा हुआ था, अब आकाश स्वच्छ और साफ हो गया है, नया सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, कि खरगोश की जैसी आंखें होती है, खरगोश की आंखों के समान सर्दकालीन सवेरा हो गया है। कहने का भाव क्या है कि सर्द ऋतु आरंभ हो चुकी है। जो सर्द ऋतु है अनेक ऋतुओं को पार करते हुए, अनेक पुलों को पार करते हुए आ गई है। तो पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जो सर्द ऋतु है उसमें चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण फैल गया है। और जो सर्द ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए, यानी अनेकों ऋतुओं को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल पर सवार होकर के तेज़ी से चलते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए बड़ी तीव्र गति से सर्द ऋतु आ गई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो सर्द ऋतु है वह अपने जो अत्यधिक कोमल और उज्जवल उसने आकाश को बना दिया है, और ऐसा आकाश है कि उसमें पतंग उड़ सकती है, कि उस आकाश में जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उन बच्चों को अपने चमकीले इशारों से अपनी ओर बुला रही है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कि सर्द ऋतु ने आकाश को अत्यधिक कोमल और उज्जवल बना दिया है ताकि आकाश की ऊंचाइयों को पतंग स्पर्श कर सके, यानी पतंग आकाश में उड़ सके। क्योंकि सर्द ऋतु में मौसम बिल्कुल साफ होता है, आकाश स्वच्छ होता है, और पतंग उड़ाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आगे कवि कह रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कि आकाश भी चाहता है कि वो पतंग के साथ ऊपर उठने लगता है, कि पतंग संसार की सर्वाधिक हल्की और रंगीन वस्तु है जो बहुत पतले कागज से बनाई जाती है। तो आकाश चाहता है कि वो रंगीन चीज़ आकाश में उड़ सके, ऊपर उठे, और जो सबसे पतला कागज है वो आकाश में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि उसमें जो बांस की सबसे पतली कमान लगी है वो भी पतंग के साथ उड़ने लगे। कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि जब पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ने से बच्चों में खुशियों के मारे सीटियाँ बजाएंगे बच्चे, किलकारियाँ मारने लगेंगे और सारा आकाश पतंगों से भर जाएगा। तितलियों की इस नाजुक दुनिया का अर्थ यहाँ है कि रंग बिरंगी जो पतंगी होती है जो आकाश में उड़ती है वो तितलियों की भांति लगती है, तितलियों के समान आकाश में उड़ती हुई लगती है।
होती, इसलिए कवि ने क्या कहा है कि तब ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी कोमल तितलियाँ सारे आकाश में उड़ रही हो। तितलियों का अर्थ यहाँ पतंग है, पतंग का रूप दिया गया है कि जब आकाश में पतंग उड़ रही होती है तो ऐसा लगता है मानो जो तितलियाँ हैं वो आकाश में उड़ रही हो। तात्पर्य यह है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा और बच्चे सीटियाँ बजाकर ताकि किलकारियाँ मारकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। तो ऐसा जो शरद ऋतु है वो आगमन होता है। ये प्रथम पद्यांश है। आगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। आगे कवि कहता है कि बच्चे जन्म से अपने साथ कपास जैसी कोमलता लेकर के आते हैं। कपास का यहाँ अर्थ है कोमलता, कि बच्चे जन्म के साथ ही कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। भाव यह है कि उनके शरीर से हर प्रकार की चोट और खरोंच सहन करने की शक्ति होती है, वो कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। उनके पैरों जो संपूर्ण पृथ्वी है, बच्चे उन संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेने की उसमें उत्साह होता है, उसमें उमंग होती है, उसकी कल्पना होती है कि बच्चे को खेल में इतना उसको मग्न हो जाता है कि सारी पृथ्वी ही कोई नाप लेना चाहता है। उसके पैरों में एक बेचैनी होती है कि वह पूरी धरती को नाप दे, यानी दौड़ता रहता है। कहने का अर्थ ये भी है इसका एक कि बच्चे बेपरवाह होकर दौड़ने लगते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध नहीं, बेपरवाह होकर, शुद्ध खो करके, कि जब बच्चे बेपरवाह होकर दौड़ने लगते हैं छतों को नरम बनाते हुए, तो छतों को भी कोमल समझने लगते हैं कि जब वो छतों के ऊपर चढ़ के पतंग उड़ाते हैं तो वो बेशुद्ध होकर के, बेपरवाह होकर के उस छतों के ऊपर दौड़ते हैं और उसमें छतों को भी कोमल समझने लगते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब पेंग भरे हुए चले आते हैं, कि उनकी गति के कारण जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो दिशाएं मृदंग के समान, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसे बड़ी मधुर ध्वनि निकलती है, कि मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं, कि उनकी गति के कारण दिशाएं मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं जब वे पेंग भरकर चले आते हैं। कि जब तीव्र गति से झूला झूलते हुए चलते हैं तो वे पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। पेंग भरना वैसे होता है झूला झूलना। इसका अर्थ है कि जब बच्चे दिशाओं में दौड़ते रहते हैं, छतों पर दौड़ते रहते हैं, तो वे झूला झूलते हुए पेड़ों की शाखाओं के समान ढीले पड़ जाते हैं, डाल की तरह लचीले वे शख्सर पे। जैसे पेड़ लचकदार होता है, पेड़ की जो डालें हैं, पेड़ की जो डाल लचकदार होती है, उसी प्रकार बच्चे का शरीर लचीला हो जाता है, वो भी ढीला पड़ जाता है और उसमें प्रखर वेग होता है। तो ये इस कविता का दूसरा पद्यांश है जिसका सरल अर्थ हमने किया है। धन्यवाद।